हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू एक्सपर्ट ओपिनियन। फ्रेंड्स, आज हम विश्व इतिहास की सीरीज में डिस्कस करेंगे मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में। और इससे पहले हमने डिस्कस किया पाषाण काल को, जिसमें पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के बारे में हमने चर्चा की थी। फिर उसके बाद हमने मिस्र की सभ्यता के बारे में चर्चा की। तो आज हम बात करेंगे मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में। अगर आपने वो दोनों वीडियोज नहीं देखे तो आप देख सकते हैं। और मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट भी लेकर आई थी। पाषाण काल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते थे वो सभी मैंने आपको कराए थे। आज बात कर लेते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में। ये सभ्यता 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक चली थी। यानी कि 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक चली थी। और इसमें क्या क्या परिवर्तन हुए, क्या क्या बदलाव हुए, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। और फ्रेंड्स, इससे पहले आपको ये जान लेना जरूरी है कि जितनी भी सभ्यताएं विकसित हुई हैं, ज़्यादातर 99% सभ्यताएं नदियों के किनारे विकसित हुई हैं। और नदियों के किनारे क्यों विकसित हुई, इसका कारण भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें मेसोपोटामिया की सभ्यता को जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि ये जो शब्द है मेसोपोटामिया, इसका क्या अर्थ है और ये किन दो शब्दों से मिलकर बना है। तो आइए यहाँ पर जानते हैं। मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया यानी कि दो शब्दों से मिलकर बना है, मेसो और पोटामिया। कितने शब्दों से? दो शब्दों से मिलकर बना है, मेसो और पोटामिया। जहां मेसो का अर्थ है मध्य और पोटामिया का अर्थ है नदी, यानी कि मध्य नदी। अब इसका क्या हुआ अर्थ शाब्दिक? नदियों के बीच का भाग। यानी कि मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? नदियों के बीच का भाग। मेसो यानी कि मध्य और पोटामिया यानी कि नदी। तो नदियों के मध्य का भाग क्या कहलाएगा? मेसोपोटामिया कहलाएगा। अब किन दो नदियों के मध्य के भाग की बात करेंगे, ये भी मैं आपको बताती हूँ। तो ये सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता दो नदियों के किनारे विकसित हुई, दजला और फरात नदी। कौन कौन सी? दजला और फरात नदियों के किनारे ये सभ्यता विकसित हुई। तो दो नदियां प्रमुख हैं इस सभ्यता के लिए, मेसोपोटामिया की सभ्यता के लिए, दजला और फरात नदी। इन दोनों नदियों के मध्य में ये सभ्यता जो है विकसित हुई। तो फ्रेंड्स, ये जो आपकी मेसोपोटामिया की सभ्यता है, ये सिंगल एक सभ्यता नहीं है, ये तीन सभ्यताओं का योग है। यानी कि तीन सभ्यता और इसके अंतर्गत आती हैं। उन तीनों सभ्यताओं का योग मिलाकर तब हुआ था मेसोपोटामिया। तो जानते हैं वो तीन सभ्यताएं कौन कौन सी हैं। तो देखिए, मेसोपोटामिया जो है, मैं आपको एक डायग्राम टाइप का बनाकर लाई हूँ और इसके थ्रू आपको समझने में आसानी होगी। तो मेसोपोटामिया जो है तीन सभ्यताओं का योग है, यानी कि इसके अंतर्गत तीन सभ्यताएं आती हैं। वो कौन कौन सी हैं? पहली है सुमेर की सभ्यता, दूसरी है बेबीलोन की सभ्यता और तीसरी है असीरिया की सभ्यता। अब देखिए, सुमेर की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता और असीरिया की सभ्यता, इन तीनों सभ्यताओं को मिलाकर बनी थी मेसोपोटामिया की सभ्यता। और ये ध्यान रखना है कि दजला और फरात नदी के किनारे विकसित हुई थी मेसोपोटामिया की सभ्यता। इस बात को आपको नहीं भूलना है, क्योंकि ये बहुत पूछा जाता है। आगे चलेंगे और ये देखेंगे, एक मैप के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। जैसे ये मैंने ऐसे डायग्राम बनाया है, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, बट आपको समझाने के लिए मैंने कोशिश की है। तो एक डायग्राम में मान लीजिए ये भारत का मैंने डायग्राम इधर बना दिया, ठीक है। अब इससे आगे जब बढ़ते हैं तो यहाँ आपको पता है पाकिस्तान आता है। फिर इससे आगे जब बढ़ते हैं तो ये ईरान है। क्या है? ईरान है। और फ्रेंड्स, ईरान में दो नदियां थी, एक दजला और एक फरात। ये दो नदियां हैं, एक दजला है और ये फरात है। तो इन दोनों के किनारे विकसित हुई मेसोपोटामिया की सभ्यता। अब ये तीन सभ्यताओं का योग है, यानी कि तीन सभ्यताएं इसके अंतर्गत आती हैं। यानी कि बीच में होगी सुमेर की सभ्यता, इससे थोड़ा नीचे यहाँ पर बेबीलोन की सभ्यता और थोड़ा ऊपर जाएंगे तो असीरिया की सभ्यता। और इन तीनों सभ्यताओं को मिला दिया गया जब बन गई मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो इतनी सी बात आपको समझ में आई कि ये जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, तीन सभ्यताओं का योग है। सुमेर की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता और असीरिया की सभ्यता, जिसमें बीच में है सुमेर और उससे नीचे है बेबीलोन और ऊपर है असीरिया की सभ्यता। और इन तीनों को मिलाकर बन गई मेसोपोटामिया की सभ्यता। अब फ्रेंड्स, बात करेंगे कि ये जो सभ्यताएं हैं ये नदियों के किनारे क्यों विकसित हुई, आखिर क्या रीजन रहा कि ये नदियों के ही किनारे विकसित हुई। तो इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। जनसंख्या की आवश्यकताओं की आपूर्ति पहला पॉइंट है। यानी कि जब सभ्यताएं विकसित हुई थी नदियों के किनारे,
जैसे दजला फरात नदी के किनारे मेसोपोटामिया की सभ्यता विकसित हुई, सिंधु नदी के किनारे सिंधु जो है सभ्यता विकसित हुई, है ना, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, इस तरीके से। तो जैसे मिस्र की सभ्यता थी वो नील नदी के किनारे विकसित हुई, इसलिए उसको नील नदी का वरदान कहते हैं मिस्र की सभ्यता को। तो जो नदियों के किनारे ये विकसित हुई थी सभ्यता, तो जनसंख्या थी इनकी, भाई जैसे जैसे समय बढ़ता गया इन लोगों की जनसंख्या भी बढ़ती गई, जैसे जैसे ज्ञान होता गया, विकास होता गया, वैसे जनसंख्या भी बढ़ती गई। तो जैसे जनसंख्या थी, नदियों के किनारे हुई सभ्यताओं की विकास की, जो सभ्यताओं का विकास हुआ उनकी अपनी एक जनसंख्या थी। तो उन जनसंख्याओं की कुछ आवश्यकता भी होंगी, खाने की, पीने की, रहने की, इन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नदियां महत्वपूर्ण योगदान देती थी। ठीक है, इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो जनसंख्या थी उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नदियों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। जैसे खाना पकाने में भी पानी की जरूरत होती है, घर बनाकर रहने में भी पानी की जरूरत होती है, और भी बहुत सारी बातें हैं। इन लोगों ने कृषि करना शुरू कर दिया, पशु पालना शुरू कर दिया, इधर उधर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का माध्यम भी नदियों से हुआ करता था। तो इन सब चीजों को समझ लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कृषि। अब देखिए जैसे जैसे मानव का विकास हुआ, धीरे धीरे मानव बढ़ता गया, तो यहाँ पर मेसोपोटामिया की जब सभ्यता का विकास हुआ तो कृषि अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। कृषि खूब अच्छे रूप में विकसित हो चुकी थी, लोगों ने कृषि करना बहुत अच्छे तरीके से प्रारंभ कर दिया था। तो कृषि के लिए सिंचाई की जरूरत होती है, ठीक है, तो उस सिंचाई के लिए नदियों का महत्वपूर्ण योगदान रहता था, और नदियों से ये लोग आसानी से अपनी खेती बाड़ी कर लिया करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है पशुपालन। पशुपालन भी मेसोपोटामिया की सभ्यता में चरम सीमा पर था, या फिर ये कह सकती हूँ मैं कि कृषि और पशुपालन ही इनके जीवन निर्वाह का एक माध्यम था। तो पशुपालन करते थे ये लोग, और पशुओं के लिए पानी, चारा, इन सब चीजों की जरूरत पड़ती थी। तो इन्हें पानी पिलाने के लिए भी नदियां महत्वपूर्ण योगदान, नदियों से आराम से ये लोग अपने पशुओं को पानी पिला लेते थे। उनके लिए चारा उगाने के लिए सिंचाई की जरूरत होती थी, तो भी नदियों से पानी दिया करते थे। और नेक्स्ट पॉइंट है परिवहन। अब देखिए इनके पास ऐसे जहाज नहीं थे, बस नहीं थी, कार नहीं थी, स्कूटर नहीं थे, या बाइक नहीं थी, ये सब चीजें तो इनके पास थी नहीं पहले समय में, ठीक है। और ना ही ऐसा कोई ना कोई पक्की सड़क थी, ना रोड थे अच्छे खासे। तो क्या करते थे ये लोग, जैसे एक जगह से दूसरी जगह पर इनको जाना होता था तो नदियों के माध्यम से ही जाते थे, यानी कि बोट के थ्रू, है ना। तो थोड़ा ही जा पाते थे, ज्यादा दूर तो इन लोगों का जाना आना होता नहीं था उस टाइम पर। तो परिवहन का काम भी नदियों से हो जाता था। और पहले जो मार्ग बनाए गए थे शुरुआत में, तो आपको पता है कि एक देश से दूसरे देश में व्यापार करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए समुद्री मार्गों की सबसे पहले खोज हुई थी। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट है गीली मिट्टी से घरों का निर्माण। अब ये लोग क्या करते थे, जैसे जैसे विकास होता गया तो अब इन्होंने जो बनाकर रहते थे झुग्गी टाइप के, उन चीजों को छोड़कर इन्होंने क्या किया, मिट्टी के घर बनाना शुरू कर दिया। क्योंकि जैसे मानव का विकास हुआ, मानव ने मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू किया, ठीक है। ऐसे ही इन लोगों ने क्या किया, मिट्टी से घर बनाना शुरू कर दिया, मिट्टी के इन लोगों ने घर बना लिए, ठीक है। अब उन घरों में ये घर बनाकर रहने लगे। तो जो मिट्टी थी, गीली मिट्टी, यानी कि सूखी मिट्टी से तो कोई घर बना नहीं लेगा कि ये लोग मिट्टी डालते गए और घर बन गया, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इन लोगों ने क्या किया था, मिट्टी को गीला किया, फिर उससे ईंट टाइप का बनाकर जैसे भी बनाया होगा, तो इन्होंने गीली मिट्टी करके और उस मिट्टी से घर बनाना शुरू किया। लेकिन वो मिट्टी गीली आई कहाँ से, ये जो नदियां थी इनके किनारों पर इनको ये मिट्टी मिली, और नदियों के पानी से ही मिट्टी को इन्होंने गीला करके घर बनाकर और अपना आवास बनाकर स्थायी रूप से रहने लगे थे, ठीक है। और ऐसा होता नहीं था कि ये मिट्टी के घर हैं, इनको एक जगह से दूसरी जगह उठा कर ले जाओ, ऐसा भी नहीं हो सकता था, ठीक है। तो इन लोगों ने नदियों के किनारे इतना अपना विकास किया, और इसीलिए मुख्य भूमिका रही नदियों की, और इसीलिए नदियों के किनारे सभ्यताओं का विकास हुआ, क्योंकि नदियों से ये अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति इजीली कर लेते थे, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको यहाँ इतना समझाया। अब कुछ पॉइंट्स हैं, इनको देख लेते हैं। ये पॉइंट्स हैं, तो मेसोपोटामिया का अर्थ होता है नदियों के बीच की भूमि। जैसे मैंने आपको बताया, नदियों के बीच का भाग या नदियों के बीच की भूमि को क्या कहते हैं, मेसोपोटामिया कहते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है, मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला और फरात नदियों के बीच में विकसित हुई, यानी कि दजला और फरात नामक दो नदियां थी, इनके बीच में विकसित हुई थी ये मेसोपोटामिया की सभ्यता, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस सभ्यता का प्रमुख नगर सुमेर था। तो इस सभ्यता में प्रमुख नगर कौन सा था, सुमेर था, जो मैंने आपको यहाँ बीच में बताया। नेक्स्ट पॉइंट है, कुम्हार के चाक का सबसे पहले
जो प्रयोग किया था इसी सभ्यता के लोगों ने किया था। तो कुम्हार के चाक का प्रयोग करने वाले यही लोग थे, सबसे पहले इन्हीं लोगों ने कुम्हार के चाक का प्रयोग किया। और आप ये ध्यान रखेंगे कि ये जो सुमेर है, सुमेर की सभ्यता जो है, इस सभ्यता में कलाकृति बहुत चरम सीमा पर थी। इन लोगों ने कला के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया। तो फ्रेंड्स, आज हमने बात की मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में विश्व इतिहास से। उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आई होंगी और बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आई होंगी। आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो कम टाइम में ज्यादा चीजें डिस्कस करने का, तो आप वीडियो को एक लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना ना भूलें, जिससे आने वाली सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेना है अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो। और आज के लिए बस इस वीडियो में इतना ही। बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट कुछ अच्छे अच्छे टॉपिक्स को लेकर आऊंगी। और सीटेट का आपको विशेष ध्यान रखना है, आपका सीटेट जो है अक्टूबर में हो सकता है, इसलिए आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करना शुरू कर दें। और जितने भी प्रैक्टिस सेट में करा रही हूँ आप सभी को लगाएं, क्योंकि सीटेट के लिए महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रैक्टिस सेट की बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस सेट प्लस एनसीईआरटी, दो चीजों का आपको ध्यान रखना है। प्रैक्टिस करनी है ज्यादा से ज्यादा और प्लस में एनसीईआरटी पढ़नी है। और बात करूं मैं एनसीईआरटी की, तो मैं आपको एनसीईआरटी पूरी कवर करा चुकी हूं। ईवीएस की पूरी एनसीईआरटी कवर हो चुकी है और प्रैक्टिस पर डे आपके लिए आ रहे हैं। बाकी हिंदी, ईवीएस और संस्कृत आपकी और आपकी साइकोलॉजी, इन सब्जेक्ट्स की आप टेंशन ना लें। जितना मैं आपको करा रही हूँ वो इनफ है। और सारी पीडीएफ फाइल आप देख सकते हैं टेलीग्राम पर, और सारे प्रैक्टिस सेट पड़े हुए हैं चैनल पर। टेक केयर, राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।